नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जीत में आपका स्वागत है। आज हम सीजीपीएससी, एसीएफ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन पर क्लिक करिए। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा उपग्रह भारत की पहली बहुतरंगदैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में समर्पित है? पहला ऑप्शन दिया है एस्ट्रोसैट, ऑप्शन दूसरा दिया है एसएआरएल सरल, ऑप्शन तीसरा दिया है एसआरएम सेट और चौथा ऑप्शन दिया है जुगनू। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, इसका सही आंसर हो जाएगा। एस्ट्रोसैट जो है एक ऐसा उपग्रह है जो भारत की पहली बहुतरंगदैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित परमाणु सक्षम सतह से सतह पर अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है पृथ्वी 3, ऑप्शन दूसरा दिया है त्रिशूल, ऑप्शन तीसरा दिया है अग्नि 5 और चौथा ऑप्शन दिया है बराक 8। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अग्नि 5 जो है डीआरडीओ द्वारा विकसित परमाणु सक्षम सतह से सतह पर अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जिनका नाम है अग्नि 5। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, 6 फरवरी 2019 को भारत द्वारा लॉन्च किए गए GSAT-31 उपग्रह का अनुप्रयोग यूज क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया है पृथ्वी अवलोकन करना, ऑप्शन दूसरा दिया है नेविगेशन का, ऑप्शन तीसरा दिया है जलवायु और पर्यावरण का और चौथा ऑप्शन दिया है संचार कम्युनिकेशन का। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही आंसर हो जाएगा। कम्युनिकेशन संचार का उपयोग है GSAT-31। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु के पहले भारतीय निर्देशक कौन थे? तो पहले ऑप्शन दिया है दोराबजी डाटा, ऑप्शन दूसरा दिया है सीवी रमन, ऑप्शन तीसरा दिया है होमी जहांगीर भाभा और चौथा ऑप्शन दिया है सतीश धवन। तीन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, इसका सही आंसर हो जाएगा। सीवी रमन जो है भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु के पहले भारतीय निर्देशक थे। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाली राष्ट्रीय संस्था इनमें से कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, ऑप्शन दूसरा दिया है सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनी के राष्ट्रीय संघ, ऑप्शन तीसरा दिया है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और चौथा ऑप्शन दिया है सभी। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जितने भी दिए हैं ये जो है कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाले राष्ट्रीय कंपनी है, राष्ट्रीय संस्था है। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, ऊर्जा की सही गैर नवीनीकृत स्रोत का चयन करें। तो पहला ऑप्शन दिया है हाइडल, ऑप्शन दूसरा दिया है थर्मल, ऑप्शन तीसरा दिया है सौर और चौथा ऑप्शन दिया है पवन ऊर्जा। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, इसका सही आंसर हो जाएगा। थर्मल ऊर्जा की सही गैर नवीनीकृत स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, रिक्टर स्केल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपको स्टेटमेंट दिया है और उसी के आधार पर आंसर करना है। पहला स्टेटमेंट दिया है, यह 1935 में चार्ल्स एफ रिक्टर द्वारा तैयार किया गया था और दूसरा स्टेटमेंट दिया है, इसने एकल भूकंप द्वारा जारी ऊर्जा की मात्रा का वर्णन किया और तीसरा स्टेटमेंट दिया है, रिक्टर स्केल की कोई ऊपरी सीमा नहीं होती है। तो आपको स्टेटमेंट में दिया है उसी के आधार पर आंसर करना है। तो पहला ऑप्शन दिया है पहला स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन दूसरा दिया है पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन तीसरा दिया है दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है और चौथा ऑप्शन दिया है पहला दूसरा तीसरा तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है जबकि तीसरा स्टेटमेंट गलत है, मतलब रिक्टर स्केल की कोई ऊपरी सीमा नहीं होती, ये आप स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया है हाइड्रोमीटर का, ऑप्शन दूसरा दिया है हाइग्रोमीटर का, ऑप्शन तीसरा दिया है पेडोमीटर का और चौथा ऑप्शन दिया है पायरोमीटर का। तो इनका सही आंसर हो जाएगा, आर्द्रता को मापने के लिए जो है हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी की औसत एल्बिडो दर लगभग कितनी प्रतिशत है? तो पहला ऑप्शन दिया है 35%, ऑप्शन दूसरा दिया है 60%, ऑप्शन तीसरा दिया है 30% और चौथा ऑप्शन दिया है 70%। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, इसका सही आंसर हो जाएगा। 35% है लगभग पृथ्वी का औसत एल्बिडो दर। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया है मशीन इंटेलिजेंस बनाना, ऑप्शन दूसरा दिया है अपनी खुद की इंटेलिजेंस के साथ प्रोग्रामिंग करना, और तीसरा ऑप्शन दिया है आपको कंप्यूटर में अधिक मेमोरी डालना, और चौथा ऑप्शन दिया है अपनी इंटेलिजेंस को कंप्यूटर में डालना। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है मशीन इंटेलिजेंस बनाना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सा पानी को शुद्ध करने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त रसायन विधि है? तो पहला ऑप्शन दिया है हाइबरनेशन, ऑप्शन दूसरा दिया है उत्खनन, ऑप्शन तीसरा दिया है क्लोरीनीकरण, और चौथा ऑप्शन दिया है विसंक्रमण। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीनीकरण एक जो है रासायनिक विधि है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है निम्नलिखित में से किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया है चार्ल्स बेबेज को, ऑप्शन दूसरा दिया है ली डे फॉरेस्ट को, ऑप्शन तीसरा दिया है जॉन मैकार्थी को, और चौथा ऑप्शन दिया है माइक्रोसॉफ्ट को। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, इसका सही आंसर हो जाएगा। जॉन मैकार्थी को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है मोबाइल संचार की विभिन्न पीढ़ियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो आपको स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट के आधार पर आंसर करना है। पहला स्टेटमेंट बोलता है किसी भी समय केवल एक ग्राहक को पहली पीढ़ी फर्स्ट जी में एक चैनल सौंपा जाता है, और दूसरा स्टेटमेंट दिया है दूसरी पीढ़ी 2G मोबाइल संचार में 5 गीगाहर्ट्ज मल्टी कैरियर सिस्टम का उपयोग किया जाता है, और तीसरा स्टेटमेंट दिया है तीसरी पीढ़ी 3G के लिए वॉइस कॉल और डेटा एक महत्वपूर्ण विशेषता है, और चौथा स्टेटमेंट दिया है मल्टीपल नेटवर्क और मल्टीमीडिया में ग्लोबल रोमिंग उपयोगकर्ताओं को कभी भी और कहीं भी चौथी पीढ़ी 4G मोबाइल संचार में बहुत अधिक गति से प्रदान की जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो पहला स्टेटमेंट दिया है वो बिल्कुल गलत है, जबकि दूसरा तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है LIGO का मतलब क्या होता है? तो LIGO का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया है लेजर इंटरफेरोमीटर गुरुत्वीय तरंग वेधशाला, ऑप्शन दूसरा दिया है प्रकाश इंटरफेरोमीटर गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला, और तीसरा ऑप्शन दिया है प्रकाश प्रेरित गुरुत्वाकर्षण वेधशाला, और चौथा ऑप्शन दिया है लेजर प्रेरित गैसीय प्रकाशिकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, इसका सही आंसर हो जाएगा लेजर इंटरफेरोमीटर गुरुत्वीय तरंग वेधशाला जो है LIGO का मतलब होता है, तो जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, इसका पूरा नाम होता है अंग्रेजी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है एक उपग्रह का उपयोग किया जाता है। तो एक उपग्रह का उपयोग किसमें किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया है संचार उपग्रह, ऑप्शन दूसरा दिया है मौसम का पूर्वानुमान लगाने में, ऑप्शन तीसरा दिया है कृषि और वानिकी में, और चौथा ऑप्शन दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब जो उपग्रह होता है उसका उपयोग संचार में भी किया जा सकता है, मौसम का पूर्वानुमान लगाने में भी, और कृषि और वानिकी में भी इसका उपयोग किया जा सकता है उपग्रह का। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है किस देश से वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली वाटर वेव लेजर बनाई है जो प्रकाश और पानी की तरंगों के संपर्क के माध्यम से एक किरण का उत्सर्जन करती है? तो पहला ऑप्शन दिया है चीन ने, ऑप्शन दूसरा दिया है इजराइल ने, ऑप्शन तीसरा दिया है भारत ने, और चौथा ऑप्शन दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, इसका सही आंसर हो गया इजराइल ने जो है वाटर वेव लेजर बनाई है। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया है अलेक्जेंडर कनिंघम को, ऑप्शन दूसरा दिया है जॉन मार्शल को, ऑप्शन तीसरा दिया है मोर्टिमर व्हीलर को, और चौथा ऑप्शन दिया है जेम्स प्रिसेप को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है अरिहंत का नाम है, तो अरिहंत इनमें से किसका नाम है? पहला ऑप्शन दिया है एक पैदल सेना का, ऑप्शन दूसरा दिया है एक बैलिस्टिक मिसाइल का, और तीसरा ऑप्शन दिया है एक हमला हेलीकॉप्टर का, और चौथा ऑप्शन दिया है एक परमाणु चलित पनडुब्बी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, एक परमाणु चलित पनडुब्बी का नाम है अरिहंत। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूर संचार प्रणाली के लिए इस्तेमाल की जा
रही है। तो पहला ऑप्शन दिया है रोहिणी, ऑप्शन दूसरा दिया है IRS, ऑप्शन तीसरा दिया है कार्टोसेट और चौथा ऑप्शन दिया है इनसेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, इसका सही आंसर हो जाएगा इनसेट जो है भारतीय उपग्रह श्रृंखला है जो कि दूर संचार प्रणाली के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भू स्थिर उपग्रह की क्रांति का समय अवधि कितना होता है। पहला ऑप्शन दिया है 12 घंटे, ऑप्शन दूसरा दिया है 24 घंटे, ऑप्शन तीसरा दिया है 6 घंटे और चौथा ऑप्शन दिया है आपको ऑप्शन तीसरा दिया है 48 घंटे और चौथा ऑप्शन दिया है 6 घंटे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक भू स्थिर उपग्रह की क्रांति का समय अवधि लगभग 24 घंटे होता है। दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है निकिल कैडमियम बैटरी का उपयोग किस में किया जाता है। तो निकिल कैडमियम बैटरी का उपयोग किस में किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है कैलकुलेटर में, ऑप्शन दूसरा दिया है तार रहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में, ऑप्शन तीसरा दिया है ट्रांजिस्टर में और चौथा ऑप्शन दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब जो है कैलकुलेटर, तार रहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और ट्रांजिस्टर, इन सब में जो है निकिल कैडमियम बैटरी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है भारत के मल्टीटास्क सुपरसोनिक फाइटर प्लेन का नाम तेजस है, तो ये किसके नाम पर है। पहला ऑप्शन दिया है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन दूसरा दिया है एयर मार्शल जसबीर वली और ऑप्शन तीसरा दिया है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन चौथा दिया है अब्दुल कलाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, इसका सही आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है भारत के मल्टीटास्क सुपरसोनिक फाइटर प्लेन तेजस। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 750 मेगावाट का रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन दिया है कानपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन दूसरा दिया है नागपुर महाराष्ट्र, ऑप्शन तीसरा दिया है रीवा मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन दिया है हैदराबाद तेलंगाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 750 मेगावाट का रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रीवा मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है Y-20 विमान निम्नलिखित में से किस देश का एक बड़ा सैन्य परिवहन विमान है। पहला ऑप्शन दिया है जापान का, ऑप्शन दूसरा दिया है भारत का, ऑप्शन तीसरा दिया है चीन का और चौथा ऑप्शन दिया है फ्रांस का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, इसका सही आंसर हो जाएगा Y-20 विमान जो है चीन का जो है एक बड़ा सैन्य परिवहन विमान है। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट दिया है आपको सैटेलाइट को ग्राउंड स्टेशन से रिमोट कंट्रोल द्वारा कक्षा में रखा जाता है और दूसरा स्टेटमेंट दिया है सैटेलाइट को रेट्रो रॉकेट द्वारा कक्षा में रखा जाता है और सौर ऊर्जा पृथ्वी के चारों ओर घूमती रहती है। तीसरा स्टेटमेंट दिया आपको स्टेरिएशन को सौर पैनलों से ऊर्जा की आवश्यकता होती है और परिक्रमा के लिए ठोस ईंधन की आवश्यकता होती है। चौथा स्टेटमेंट दिया आपको सैटेलाइट को परिक्रमा के लिए किसी भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब सैटेलाइट को परिक्रमा के लिए किसी भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।